So hello everyone, welcome back to our new webinar session. So basically this webinar session, as already Vishal told, so this is a basically Q&A kind of session. So you can ask anything related to GATE and all, anything related to engineering, GATE DA, GATE CSA, and also if you have purchased our courses, then you can ask any doubt regarding our courses and all. So please go ahead and ask one by one. भैया मुझे ये पूछना था कि जो डीबीएमएस हम लोग का को लेक्चर जो मिला है डीबीएमएस का। Hello. हेलो। Yeah. Hey, if possible, can please you guys can open the camera so that your video also visible in the recording, if possible. हाँ भैया, मेरा साउंड आ रहा है। हाँ हाँ आ रहा है। मुझे ये पूछना था कि जो डीबीएमएस के वो लेक्चर्स के अंदर अगर नोट अटैच हो जाते तो हम लोगों के लिए उसमें काफ़ी अच्छा रहता। मैंने उसका लेक्चर किया तो वो प्रॉपर मुझे अच्छे से समझ में आ गया, और ऐसे पाउज कर करके नोट्स लिखने में वो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो अगर उसमें पीडीएफ अटैच होके सेम नोट्स मिल जाता तो एक सीक्वेंस में पूरा वीडियो देख के फिर उसका नोट्स बना लेते। I think there is notes attached. Vishal. Yeah, Sonu, actually, we have not uploaded the PDFs as we are हाँ building the that feature. So, Aryan, the notes will be provided for all the lectures as soon as possible. The notes is just like जो टीचिंग करवा रहा है हमारा फैकल्टी। सो सेम जो टीचिंग आपको वाइट बोर्ड पे जो दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे सेम वही नोट्स आपको स्लाइड्स दी जाएंगी आपको। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेक योर ओन नोट्स। राइट, वही स्लाइड चाहिए था कि एक प्रॉपर पूरा सीक्वेंस में फिर हम लोग लेक्चर देख के डीबीएमएस नोट्स के मतलब आपको लिख लें। आर्यन डीबीएमएस के आपको शायद 5 लेक्चर से दिख रहे होंगे वो। अभी डीबीएमएस हाँ, के 5 लेक्चर्स ही अभी अपलोडेड है उसमें। अभी बहुत सारे लेक्चर्स बनने वाले हैं। डीए के हमारे 74 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, वो हमने अपलोड कर दिए हैं, बट अभी उनको हम पैकेजेस में असाइन करने वाले हैं 1-2 दिन में। प्रोबेबिलिटी के भी अराउंड 15 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, बट वो विजिबल हो जाएंगे आपको। इस मई मंथ में हम आपको अराउंड 40% कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो ये हमारा टारगेट है। पीडीएफ भी हम धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करेंगे, वो फीचर है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। सो वी आर जस्ट क्रिएटिंग दैट फीचर, सो कि हर एक वीडियो के साथ आपको नोट्स भी दिखता जाए। सो डोंट वरी, वी विल। और डीएसए में जो 29 वीडियोस आई थिंक अपलोड हुए हैं तो वो पूरा कंप्लीट हो गया है ना? राइट, डीएसए कंप्लीट, डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया है। 74 लेक्चर्स हैं इसमें, बट अभी हमने 29 ही विजिबल किए हैं पैकेजेस में। जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स हैं इट विल बी विजिबल बाय 27th और 28th ऑफ मई। तो उनका ड्यूरेशन सेम है कि मीन्स 30-30 मिनट्स के ऐसे जो अप्रोक्स आ रहे हैं, या फिर उसी हाँ हाँ। आसपास में? ठीक है भैया, या यही पूछना था। या थैंक यू। ओके। Anybody else? We have Abhay and Karthik, Aryan. So yeah. हाँ सोनू, कुछ बच्चों ने डाउट रेज किए थे व्हाट्सअप अपनी हेल्पलाइन पे, कि पीवाई क्यूज Okay. और टेस्ट सीरीज में क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कि मतलब बच्चों को पीवाई क्यूज कब स्टार्ट करने चाहिए एंड व्हेन कैन दे स्टार्ट द अटेम्प्टिंग द टेस्ट लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट ऑफ सी एस एंड ए आई और टेस्ट सीरीज ऑफ सी एस एंड ए आई। सो पीवाई क्यू एंड सी एस एंड ए आई टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ये कब कब उनको अटेम्प्ट करने चाहिए, एक बार उस पर क्लैरिटी दे पाओ तो बेहतर होगा। या सो जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, लाइक मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब लेक्चर्स कर रहे हैं तो एक्चुअली फॉर एग्जांपल हमने एक सब्जेक्ट पकड़ा मशीन लर्निंग फॉर एग्जांपल। सो आप पहले पूरा अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो मशीन लर्निंग का, एंड इफ पॉसिबल ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। नहीं तो आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन द इंटायर सब्जेक्ट you can do the practice questions, और ऑल्सो यू कैन डू इन बिटवीन ऑल्सो, क्योंकि एक्चुअली क्लास में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक्स के बाद हम
काफी सारे क्वेश्चंस करवाते हैं ऑलरेडी। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया गया है हमारे कोर्स में, वो आप लोग या तो कोर्स के ड्यूरिंग कर सकते हैं या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोग बाद में दे सकते हैं। उससे पहले क्या है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, मतलब आपको अच्छे से नॉलेज हो गया उस सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर मतलब थियोरेटिकली भी एंड क्वेश्चंस वाइज भी। अब आप लोग पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिए, तो उससे आपको आइडिया होगा गेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एंड कितना डेप्थ होता है, वो आइडिया हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग ये सब आप अच्छे से कीजिए, एनालाइज कीजिए। उसके बाद क्या है ना कि आप अनदर सब्जेक्ट पढ़िए। जो टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, वो क्या देना है, मतलब इमिडिएटली नहीं देना है, क्योंकि वो एक टेस्ट एज अ आपको आपका मेमोरी टेस्ट करने के लिए काम आ सकता है। तो आप लोग फिर उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। फिर मान लीजिए किसी हमने एमएल पढ़ा, आफ्टर 1 मंथ आप एक बार एमएल को रिवाइज कीजिए, फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए एमएल का, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ मुझे कितना याद है एमएल का अभी तक और कितना मुझे नीड है कि इसका रिवीजन करना है। तो ये स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जो कि 5 से 6 महीने में हो जाएगा। सो इस 5 से 6 महीने या 7 महीने में आप लोग को पूरा एक अच्छे से लेक्चर्स कंप्लीट कर लेने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यू एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। जो मैंने ऑर्डर बताया उस ऑर्डर में आप कंप्लीट कीजिए। बाकी आपका अपना स्ट्रेटजी भी हो सकता है, सबका यूनिक होता है, बट मुझे जो लगता है मैंने वो बताया आपको, आप इसे फॉलो कीजिए। या आपको अगर कोई खुद के लिए अगर लगता है कि ये स्ट्रेटजी अच्छा हो सकता है, तो आप वो फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। सो 6-7 महीने के विंडो में ये पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट तो लास्ट में देना है, एट द नवंबर से शुरू करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बट मल्टी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको अच्छे से दोबारा रिवीजन करना है पूरा इंटायर सिलेबस 1-2 बार, एंड फिर मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट देना है। एंड वो टेस्ट देने के बाद पीवाईक्यू एक बार और लगाना है। ये क्या है, आपका पूरा कंप्लीट हो गया इस आपका प्रिपरेशन गेट का। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, या तो नवंबर एंड से या दिसंबर इनिशियली से, जब आपको लगे कि मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है हर चीज। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए तो बेस्ट रहेगा, एंड बाद में फिर एनालिसिस करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट को हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ऐसे करके करना है। या भैया अगर आप वो डीएसए के लिए पूरा हम लोगों को अगर सीक्वेंस बता देते तो अच्छा रहता, मीन्स किस तरीके से उसे पढ़ना है और उसको मतलब कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मैं जब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा तो मतलब एक सीक्वेंस में कुछ चीज समझ आना होता है ना, तो वो मतलब अच्छे से नहीं आ पाया। और वो काफी हम्म। ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, टीचर्स ने भी बताया कि कोई भी जो मतलब जितने भी अच्छे कंपनीज हैं मेजर, तो वो वही देखते हैं। हम्म। तो सीक्वेंस यही है, जैसे कि अभी हम डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर हमने पहले इसलिए कंप्लीट करवाया क्योंकि पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है फिर एल्गोरिदम पढ़ना है। ठीक है, तो आप पहले डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लो, जो भी उसमें वीडियोस है, 35 to 40 आवर्स का है टोटल इंटायर डेटा स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट करना है। उसके बाद एल्गोरिदम कंप्लीट करना है। तो ये डीएसए ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भैया मतलब जो कंपनी रिलेटेड है उस अप्रोच के साथ भी पढ़ाया गया है और गेट ओरिएंटेड दोनों ही चीज इसमें मतलब कवर हो जाएगा। सी गेट का जो सिलेबस होता है ना, वो बहुत अच्छे से डिजाइन होता है, तो इसमें आप थियोरेटिकली अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी जो गेट का एक पढ़ा था उसके बाद मैंने थियोरेटिकल डीएसए कभी नहीं पढ़ा। सो इससे क्या थियोरेटिकली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वगैरह, कोई एल्गोरिदम को सोचना, कोई भी चीज को हम कैसे सॉल्यूशन ला सकते हैं, वो सब आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी बात रही कंपनी का, तो वो एक्चुअली वो लीड कोड ऑफ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वो लोग पूछते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो वो बाद में करना है गेट वेट होने के बाद। वो आप लीड कोड पे जाओ और वहां से क्वेश्चन शुरू करोगे ना सारे, तो आपको इजीली बनते जाएंगे। बस आपको कोई लैंग्वेज सीखना है एंड उसके बाद अप्रोच करना है। शुरू में भी टाइम लगे, बट वो इजी होता है, फिर उसके बाद बनने लग जाते हैं। बट कुछ कुछ न्यू न्यू चीजें आते हैं उसमें भी, कोई न्यू टेक्निक्स आती है जिसका यूज करके हम सॉल्व करते हैं लीड कोड वगैरह क्वेश्चंस, या गिग्स फॉर गिग्स कहीं के भी डीएसए के प्रॉब्लम जो भी होते हैं जो कंपनी वगैरह में पूछे जाते हैं रिटन टेस्ट में। सो वो सब अपन बाद में करेंगे, अभी बस थियोरेटिकली अच्छे से डेप्थ में सीखना है जो भी गेट में है।
वो सफिशिएंट होता है थियोरेटिकल लेवल पे। एंड इम्प्लीमेंटेशन बाद में इसके ऑन टॉप ऑफ इट करना है, जो कि गेट एग्जाम देने के बाद करना है। अगर अभी टाइम है तो पैरेलल में 1-2 घंटे रोज क्या कर सकते हैं। अभी एक कोई लैंग्वेज पकड़ लो C++, अगर AIML फील्ड में फ्यूचर में जाना है तो पाइथन पकड़ सकते हो, बट C++ मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली। तो वो पकड़ के अभी सीखते जाओ, एंड वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर लीड कोड वगैरह से क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो एक एक रोज। तो वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बट अभी मेन फोकस गेट होना चाहिए, गेट में रैंक लाना है। और अगर टाइम मिल पा रहा है तो पैरेलल में रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा DSA कोडिंग पे दे सकते हो टाइम। ठीक है। ठीक है, उसी लिए मुझे पूछना था कि अब 2 मंथ का सेमेस्टर ब्रेक हो गया फाइनल्स के बाद। हम्म। अभी कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर ना? नहीं, अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर में ही डीएसए था और एल्गोरिथम अब सेकेंड हम्म। ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर हम्म। में। ओके ओके, अंडरस्टैंड। तो वो तो गेट का कंप्लीट करोगे तो वो कॉलेज वाला तो इजीली हो जाएगा, वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चंस? यार सर मैं अभी जैसे सेकंड ईयर में अपने एंटर करने वाला हूँ, मैं अपना गेट डी का स्टार्ट करना चाहता हूँ प्रेप, तो मैं कैसे करूँ स्टार्ट? और अभी सेकेंड मेरा जो पॉइंटर चल ईयर। रहा है, हाँ। और मेरा जो अभी पॉइंटर चल रहा है वो 7 के साथ चल रहा है अभी, मतलब फर्स्ट सेम में मेरा काफी कम था, 6.5 के आसपास। अब सेकंड सेम में मेरा 8 के आसपास आ जाएगा। कोई ना, अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, अभी इम्प्रूव हो जाएगा। 7+, ओके। अच्छा है, 7 से नीचे मत जाने देना। बट 7+, यानी कि अगर 8 भी हो जाए एट द एंड 4 ईयर में, बीटेक में 8 पे अगर ग्रेजुएट हो रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी में जैसे मैंने बताया कि 7+ अच्छा है काफी, मतलब 70-80% कंपनी में तुम एलिजिबल हो जाओगे अगर वो CGPA देख रहे हैं तो। जनरली बीटेक का CGPA ज्यादा नहीं देखते हैं, जब IIT में एमटेक का प्लेसमेंट होगा तो उस टाइम एमटेक का देखते हैं। बट कुछ कंपनी बीटेक का देखती है तो 7, अगर देख भी रही है तो 7 मोस्टली होता है। किसी किसी में 7.5-8 हो सकता है, बस उससे ऊपर ज्यादा नहीं देखते हैं कंपनियां, तो 7-8 मेंटेन करके रखो, अच्छा है। ठीक है। उसके अलावा अभी गेट का स्टार्ट करना है, अगर प्लान बना लियो कि गेट करना है तो अभी कोर्सेज वगैरह ले लो, जिससे कि गाइडेंस पूरा मिलेगा अच्छे से। स्ट्रक्चर वे में प्लान करो जिससे कि तुम्हारा थर्ड ईयर में गेट क्लियर हो जाएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम होगा। उस टाइम अगर तुमने अच्छा रैंक लिया है तो तुम्हें फोर्थ ईयर में प्रिपेयर करने की जरूरत ऐसा नहीं है, तो मिल तुम जाएगा। फोर्थ ईयर में क्या कर सकते हो, बीटेक में प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, अपने डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी इस पे ध्यान दे सकते हो। और इन पैरेलल अभी, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट ही हो रहा है तो अभी टाइम है। जैसे कि आई थिंक थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम होगा, 1 साल प्लस है। तो 1 ईयर प्लस है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड पैरेलल में मैंने बोला कि DSA कोडिंग करते रहना। तो पहले सीख जाओ कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से अभी, एंड या गेट भाई। गेट का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख जाओ अच्छे से। टाइम लगेगा, शुरू में डिफिकल्ट लगेगा कोई भी चीज है गेट की, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, बट इंटरेस्टिंग होता है। जैसे सीखते जाओगे ना, मे बी शुरू में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में 2 महीने लगेंगे, बट उसके बाद क्या है, 15 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। सो अच्छे से सीखते जाना है, टाइम देना है, जो चीज समझ में नहीं उसे सीखने की कोशिश करना है, सारी चीजें लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि इंजीनियरिंग में मोस्टली चीजें लॉजिकली कनेक्ट हो जाती है। जो चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा ज्यादा टाइम तक, मेमोराइज करना नहीं है, रटना नहीं है, भूल जाओगे। लॉजिकली कनेक्ट करना, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग, AI कुछ भी पढ़ रहे हो, कनेक्ट करना, सोचना, विजुलाइज करना। तो आसान होगा पढ़ना, समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, एंड तुम अच्छे से सीखते भी जाओगे। ठीक है, ऐसे करो आप पैरेलल में, रोज का 2 घंटा अपना कोडिंग वगैरह पे टाइम दो। तो ऐसा तुम अपना रोड मैप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और कोर्सेस ले लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इधर उधर चीजें मिलना मुश्किल है, और अभी इंटरनेट पे भी मतलब इतने सारे चीजें कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से क्या पढ़े क्या नहीं, कौन सही है कौन गलत। या तो एक पैरेलल कोर्सेस ले लो, जैसे कि हमारे, मतलब मैंने बताया कि हमारे कोर्सेस में तुम ले सकते हो, यहाँ पे सब चीज तुमको अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा, एंड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज है जो कि एग्जाम रेडी बना देगा अच्छे से। जैसे कि अगर तुम अच्छे से कंप्लीट कर लोगे हर चीजें तो टॉप रैंक ला सकते हो, अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो। सो ऐसे करके पाथ फॉलो कर सकते हो। या। सर मैं एक हाँ। सर मैं एक ये बात भी जानना चाहता हूँ सर, मैं अपने डाउट्स को कैसे हैंडल करूंगा सर? जैसे मैंने अपनी
जेई की जो तैयारी की थी, तो मैंने जेई की तैयारी में एक क्या गलती की थी कि मैंने अपने पूरा जो मतलब मेरा जो 11th वाला पार्ट था ना, मैंने उसमें क्या अपने जो डाउट्स कॉपी थी ना उसको नहीं अच्छे से बनाया, और मतलब वो भी जब बनाई मैंने अपने 12th की लास्ट में बनाई। और जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मतलब काफी कम इतना वो किया था फोकस, और मैंने उसके कुछ एक्स्ट्रा वैरायटी वाले क्वेश्चन भी नहीं लगाए थे, इस कारण मेरा परसेंटाइल 93 तक ही आ पाया था। ओके, ग्रेट। सो 90 देखो यहाँ पे 93। उतना, हाँ, सी, जो नॉर्मल गेट प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होता है जो कि मैंने फॉलो किया था और जो मुझे सटीक लगता है, काफी लोगों से मैंने बात करने के बाद भी देखा, सिंपल है। तुम कोई भी लेक्चर, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करो गेट का, उसे अच्छे से कंप्लीट करो पैरेलल में। नोट्स अच्छे से डिटेल में बनाते जाओ, जो टीचर बता रहे हैं लिखा रहे हैं वो सब नोट्स अच्छे से बनाओ। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, नोट्स या लिखोगे ना तो माइंड में सारी चीजें जाते जाते जाएंगे। और क्लास में जो भी टीचर पढ़ाए उसका जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे वीडियो रोक के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। नहीं होता है तब उन वो वीडियो स्टार्ट करके देखो कि सर ने कैसे बताया। क्योंकि अगर केवल सर का देखते जाओगे ना, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। वीडियो हमेशा रोको। मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था गेट का, हमेशा वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करता था। नहीं हुआ तब देखता था, नहीं तो मोस्टली हो जाता था, क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया उससे से रिलेटेड चीजें होती है। तो क्वेश्चन बनेगा ना तो तुमको इंटरेस्ट आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो ऐसे करके करो, नोट्स अच्छे से डिटेल में बनाओ। एंड एट द एंड, जैसे कि मैंने बोला, कंप्लीट होने के बाद, सब सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सेक्शन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे लगा लो। ये लगाने के बाद फिर तुम पीवाईक्यू एक बार कर सकते हो। पीवाईक्यू से आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितने डेप्थ में आते हैं, तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इंटायर प्रोसेस है, सब्जेक्ट कंप्लीट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, ऐसे करके सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ। एक एक करके सारे 6-7 महीने, 5 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो क्या करना है, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करके पीवाई प्रैक्टिस कर क्वेश्चन सॉल्व करके पीवाई को करने के बाद, आफ्टर 15 दिन या 1 महीने के बाद तुम क्या करो, उस सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज करके फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, जिससे कि तुम्हें आइडिया हो कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट कितना अच्छे से अभी तक याद रह पा रहा है 1 महीने के बाद भी। अगर लगे कि कम है तो अच्छे से एक बार रिवीजन करो। बट ठीक है, मतलब सब्जेक्ट तुम भूलते जाओगे, क्योंकि 6-7 महीने में बहुत चीजें भूल जाओगे। बट ठीक है, जितना भी थोड़ा याद रह रहा है, 1 मंथ पे रिवीजन करोगे तो थोड़ा थोड़ा पकड़ में रहेगा। आफ्टर पूरा 6 महीने के बाद जब सब चीज कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, फिर डिटेल में फिर से पूरे जो तुमने नोट्स बना उसे अच्छे से रिवीजन करना है 1 से 2 बार, जिससे कि फिर से तुम्हारा हर एक चीज लगेगा कि मैंने जस्ट न्यू न्यू पढ़ा है। एंड नोट्स, शॉर्ट नोट्स की बात रही तो वो फर्स्ट रिवीजन जो करोगे ना बड़ा सा पूरा कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद जो सेकंड दोबारा करना वो जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और सेकंड रिवीजन में शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स में ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल है। तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज जो भी फॉर्मूलाज है वो, और 1 लाइन के कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, या मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भूल जाऊंगा, उस टाइप के पॉइंट्स लिखो एंड फॉर्मूलाज लिखो। ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 पेज का हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनेगा, ऐसे करके बनाना है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। एंड आफ्टर ये सब चीजें रिवीजन के बाद तुम मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो। एंड फिर उसके बाद एक बार और पीवाईक्यू सॉल्व करो तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 95%, 90% लगता है कि प्रिपरेशन हो गया है। उसके बाद अपन नवंबर एंड से या जनवरी शुरू में मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे फुल लेंथ, और उससे फिर एनालिसिस करेंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे। तो 8 से 10 ये मॉक टेस्ट देना है एंड बस हो जाएगा। तो ऐसा पाथ फॉलो ठीक है, करो। थैंक यू। या, हेलो भैया। हाँ, हाँ। हेलो। हाँ, वो एक चीज जानना था, वो जो इमेज रिसर्च होता है ना, तो हम्म। इमेज रिसर्च में पर्टिकुलर कुछ कुछ आईआईटी में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मतलब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन सारे जो आईआईटी है, तो पूरा आईआईटी का इमेज रिसर्च में कैसा कट ऑफ जाता है और प्लेसमेंट कैसा होता है और कितना टाइम लगता है, मतलब कोई कोई में 3 इयर्स लगता है, कोई में किसी में 2.5 इयर्स ऐसा कुछ लगता है, तो उसके हम्म। बारे में कोई एक डिटेल वीडियो ऐसा कुछ मिल सकता है क्या, मतलब पूरा जो आईआईटी में इमेज रिसर्च के वो एआई और ईमेल के अंदर जो आता है। सारे आईआईटी का देखना पड़ेगा, लेकिन किसी किसी का इंडिविजुअली तुम फाइंड कर सकते हो, वीडियोस मिल जाएगा। नहीं तो गूगल सर्च करोगे ना तो सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट अगर कोर्स कंप्लीशन की बात रही ना तो वो 2 से 3 साल में हो जाता है एमएस का, ठीक है। एंड प्लेसमेंट अच्छा रहता है, प्लेसमेंट खराब नहीं है। तुम कोई भी टॉप 8 टॉप 10 आईआईटी का देख लो, जैसे एमटेक का प्लेसमेंट होता है वैसा ही एमएस का भी प्लेसमेंट होता है। एमएस बड़ा इसलिए हो जाता है थोड़ा, क्योंकि एमएस में तुमको रिसर्च वर्क करना होता है जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तुम रिसर्च वर्क करो, पेपर पब्लिश करने होते हैं, बट तुम्हें अच्छे से पेपर का नॉलेज होता है, कोई टॉपिक में डेप्थ नॉलेज होता है, तो कंपनी
पिक करती है क्योंकि तुम्हें रिसर्च एक्सपीरियंस है। और एआईएमएल में क्या है ना, मोस्टली चीजें रिसर्च बेसिस बेस्ड ही होती है। सब रिसर्च वाले लोग चाहिए जो अच्छे से सोच रहे, डेप्थ में जा रहे हैं, तो अच्छा जॉब मिल जाता है अगर एमएस रिसर्च की हो तो। अब बाकी कट ऑफ वगैरह मतलब उतना हाई नहीं होता है जनरली। एमटेक जितने पे क्लोज होता है ना, उससे थोड़ा नीचे ही रहता है एमएस रिसर्च का, क्योंकि जनरली लोग एमटेक प्रेफर करते हैं, उसके बाद एमएस प्रेफर करते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब थोड़ा नीचे ही होता है। कट ऑफ अगर ढूंढना है तो गूगल सर्च करो, मिल जाएगा। सारे आईआईटी मोस्टली डाल ही देते हैं उसके वेबसाइट पे कि कितना लास्ट ईयर गया था, उसके अराउंड ही रहेगा। ठीक है। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन मतलब कुछ-कुछ मिल रहा है, मतलब वो कुछ-कुछ आईआईटी में मेरे को मिल रहा है, लेकिन सारे जो आईआईटी है वो एमटेक का सारा इन्फॉर्मेशन है, मतलब यूट्यूब में सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, कट ऑफ कैसा होता है, लेकिन एमएस रिसर्च का थोड़ा नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ-कुछ मिल रहा है, लेकिन सारा जो आईआईटी है उसमें होगा तो थोड़ा अच्छा होता है, मतलब इसीलिए पूछ रहा एक्चुअली था। आइडिया ऐसे लेके चल सकते हो, देखो एमटेक का जैसे कि मिल जा रहा है, ठीक है, तो एमटेक का जो जा रहा है ना, उससे तुम 50 गेट स्कोर कम या 100 गेट स्कोर कम लेके चल सकते हो एमएस का, ठीक है, उस उतना ही रहता है उसका विंडो। उतना तुम सब्ट्रैक्ट करके चल सकते हो कि इतना कट ऑफ जाता है, उसी के आसपास रहता है। और ठीक है। कैपेसिटी भी सेम होता है, मतलब इंटेक कैपेसिटी जितना सीट कैपेसिटी होता है एक आईआईटी में, और वो सेम ही रहता है क्या, मतलब एमटेक में जितना रहता है उतना ही एमएस में रहता है और ज्यादा भी नहीं रहता है? नहीं, मतलब नहीं, अलग रहता है, एमएस में कम ही रहता है एमटेक से। क्योंकि एमटेक एक कोर्स हो गया, ठीक है, तो उसमें ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। एमएस का क्या होता है ना, कि वो प्रोफेसर के ऊपर होता है कि कितने प्रोफेसर उस डिपार्टमेंट में, जैसे कि मान लो आईटी दिल्ली एआई का है, तो उसमें मतलब जितने भी प्रोफेसर है, कितने उन्हें स्टूडेंट्स की जरूरत है। एमएस एमएस रिसर्च में टीचर को जरूरत होता है स्टूडेंट के, कि उसके अंदर रिसर्च करे। टीचर के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस पर उन्हें रिसर्च करवाने हैं, बंदे चाहिए, तो उसके लिए वो हायर करते हैं कि इतने बंदे चाहिए इस डिपार्टमेंट में, इतने इतने प्रोफेसर के पास, तो उतना हायरिंग होता है। बट जनरली मैं आईटी दिल्ली का देखा हूँ, आई थिंक 5 to 10 के बीच में रहता है एमएस में स्टूडेंट्स। एंड एमटेक में जैसे कि 20 के आसपास होता है। दूसरे आईटीज में भी मतलब एमएस में आई थिंक 10 के आसपास ही होता है, मैक्सिमम 15 जाते होंगे, आइडिया नहीं है, बट मोस्टली मेरे को लगता है 10 के आसपास ही होते हैं सीट। हाँ, थैंक यू भाई। और एक चीज, वो जो एमएल का जो है, जो गेट डीए हम्म। का जो सिलेबस में जो आता है, मतलब वो चीज मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो रियल में कैसा काम करता है, मतलब इंडस्ट्रियल में वो थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मान लो कोई एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ लो, तो उसमें क्लासिफिकेशन का काम होता है और रिग्रेशन में ही काम होता है, लेकिन वो प्योर डेटा सेट लेके जो जैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो वो समझ में हम्म। नहीं आ रहा है, मतलब वो कैसे होता है ऐसा चीज। आप किया है एक वो आइरिस डेटा सेट का, वो मेरे मैं देखा हूँ वो यूट्यूब में एक चीज किया हम्म। है आप स्क्रैच में, लेकिन वो सारे चीज जो मतलब सारे का जो टॉपिक है, साइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसपीएम, डिसेंट्री, और जो जो कुछ जो है, तो उसमें थोड़ा एक एक वीडियो ऐसा मिलता है क्या, मतलब थोड़ा कनेक्ट होता है, जो पढ़ रहा हूँ तो वो कनेक्ट होगा तो थोड़ा अच्छा होता है वो चीज, इसीलिए। मोस्टली मिल जाएगा यूट्यूब पे। बाकी मैं डाल रहा हूँ, मैंने भी 19-20 वीडियोस डाल दिए, जिसमें काफी सारे मैंने एज अ प्रोजेक्ट करके भी दिखाया, जैसे असाइनमेंट की किसी डेटा सेट को लेकर कैसे करना है, हर एक एल्गोरिदम पे मैं करवाते जा रहा हूँ। तो वहां से एक बार प्रैक्टिकल सेंस में तुम ले सकते हो मेरे यूट्यूब वीडियो का देख के, तो आइडिया हो जाएगा। मैंने क्रेडिट कार्ड वगैरह करवाया है, फॉर आइरिस वाला तुमने बताया वो करवाया, फिर इधर केएनएन पे कुछ करवाया था, फिर अभी मैं डालने वाला हूँ। जैसे कि मैंने नाइप बेस जीडीए एल्गोरिदम सब एलडीए पढ़ा है लास्ट वीक, तो अभी उस पे मैं करवाऊंगा। तो आइडिया होता जाएगा कि कोई एल्गोरिदम पढ़ा, उसका यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, तो वो आइडिया ऐसे करके होता जाएगा। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का कहाँ होगा, तो वो जो एल्गोरिदम पढ़ो उसको अच्छे से पहले पढ़ो कि वो एल्गोरिदम है क्या, ये वो क्यों है, वो एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, कैसे मतलब वो काम करता है। तो उससे एल्गोरिदम के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें जान जाओगे। फिर उस पर कोई प्रोजेक्ट करोगे, तो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के एमएल में बहुत सारे एल्गोरिदम है, तो उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम लगा सकते हो। तो तुम मल्टीपल एल्गोरिदम ट्राई करो कि इसमें बेस्ट एक्यूरेसी आ रही है, तो फिर उसे एनालिसिस करके ऐसे करके सीख सकते हो कि इस एल्गोरिदम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एसवीएम क्यों अच्छे से काम किया, केएनएन क्यों नहीं अच्छे से काम किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों नहीं काम किया। तो वो तुम उसको एनालिसिस करो, डेप्थ में जाके समझो, तो इंटरेस्ट ऐसे करके आएगा, तुम सीखते जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। अब बाकी प्रोजेक्ट के लिए बात रहे तो तुम गूगल सर्च कर लो, कैगल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे कि मतलब एमएल में कोई भी एल्गोरिदम है, उस पर तुम कहोगे एमएल में केएनएन एल्गोरिदम का कोई प्रोजेक्ट चाहिए एमएल का, तो तुम ऐसे करके कुछ सर्च करो गूगल पे कैगल करके, तो कैगल पे बहुत सारे मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन का, लीनियर रिग्रेशन का बहुत सारा मिल जाएगा। उन्हें तुम जाके
उस डेटा सेट को उठाओ एंड उसको इम्प्लीमेंट करो एंड फिर समझो उस चीजों को। तो ऐसे करके प्रैक्टिकल तुम्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है। हाँ मैंने देखा हूँ वो कैगल में मैंने देखा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है। सपोज एक मेथड का है, कुछ दिया है वहां पे, तो अलग मेथड में मतलब कैसा होता है, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसमें और उस डेटा सेट में क्यों नहीं हो रहा है, अलग में कैसे काम कर रहा है, मतलब वो चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो वहां पे कोड लिखा है वो उसमें ऐसा काम कर रहा है, लेकिन अ, मतलब उस डेटा सेट में ऐसा कुछ चेंज आएगा तो क्या होगा, मतलब कहाँ पे वो चेंज आ रहा है वो थोड़ा मतलब कैसा हम्म, समझ में नहीं आ रहा है वो चीज, वो थोड़ा कर प्रॉब्लम। सकते हो। देखो पहले तुम, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी डेटा सेट लेके काम करो तो तुम पहले पूरा वो कर रहे हो, ईडीए वगैरह, प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हो। ईडीए इसीलिए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिससे कि तुम्हें पूरा आइडिया हो जाएगा डेटा सेट के बारे में, वो क्या है, कैसे है, फीचर्स कौन से हैं, कहाँ रिलेटेड है, को रिलेटेड है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, वो सब पहले अच्छे से जानना है डेटा सेट को। फिर देखो ना कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं अच्छे से मॉडल। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ऐसे करके करना होता है। तो पता चलेगा कि क्यों फेल हो रहा है, क्यों फेल नहीं हो रहा है, क्यों अच्छे से काम किया, क्यों नहीं किया। एमएल तो भाई सिंपल है, एमएल तो क्लासिकल है, पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। डीप लर्निंग में जाओगे तो वहां तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मॉडल फेल क्यों किया, क्योंकि वहां कुछ दिखता नहीं है, ब्लैक बॉक्स है, बहुत बड़ा मॉडल होता है, बिलियंस मिलियंस ऑफ पैरामीटर से, तो वो तुम इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो वहां तो पता भी नहीं चलता। एमएल में एटलीस्ट पता चलता है कि कोई भी चीज फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तुम विजुलाइज कर सकते हो। एनालिसिस, थोड़ा डीप में एनालिसिस करोगे पता चल जाएगा। तो करो ऐसे करके। हाँ थैंक यू भाई। और एक चीज वो डीएसए वाला जो पूछा बोला है, जो मतलब हर कंपनी में वो जॉब में इंटरव्यू में जो डीएसए पूछता है, तो हम्म। वो एक वो सब में जो मतलब टॉपिक में जो सब में जो क्वेश्चन आता है, तो वो थोड़ा एक ब्रांच करके एक वीडियो में ऐसा कुछ मिल सकता है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूरा डिटेल्स में ऐसा क्वेश्चन क्या कुछ। पूछता है? मतलब क्वेश्चन मतलब वेराइटी टाइप से का क्वेश्चन होता है ना, वो इंटरव्यूअर जो पूछता है, और वहाँ पे शायद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी जो आता है, तो सारे हम्म। डीएसए वो जो एक हाँ तो मतलब देखो। प्रॉपर। सो आईआईटीज में जो भी मैं प्लेसमेंट में पेयर हुआ था और मैंने जो भी जितना भी देखा था, मोस्टली क्वेश्चंस तुमको ग्राफ और डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 90 80 to 90% को क्वेश्चन ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के आते हैं। लीड कोड अगर देखो तो लीड कोड के मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मोस्टली रहते हैं। ठीक है, इजी लेवल के कम क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्टली मीडियम टू हार्ड दिखेंगे। एंड 80 to 90% ग्राफ और डीपी के ही क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्री के मिलेंगे, बाकी इधर एरे वगैरह के बहुत कम होते हैं, बट मोस्टली उधर तो शुरू से पढ़ते जाओ, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब अच्छे से समझते जाओ। एंड फिर ट्री वगैरह आए तो वहां से अच्छे से मतलब उसको पढ़ना डीप में, मतलब प्रैक्टिस करना। ग्राफ डीपी में कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो कि उस टाइप के ही मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न्स टाइप वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, तो उससे क्या है आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्ट्राइवर का डीएसए A to Z डीएसए सीट फॉलो किया था, जिसमें 450 क्वेश्चन है। तो उसने मोस्टली जो भी पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो कराया है, तो वो तुम करके सीख सकते हो। ठीक है, वो फ्रीली अवेलेबल है। तो वो आइडिया हो जाएगा डीएसए के बारे में। एंड देन वो सब करने के बाद फिर तुम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करो खुद से, लीड कोड पे, गिग्स फॉर गिग्स पे, हैकर रैंक पे जाके, कोड से पे जाके डीपी ग्राफ का क्वेश्चन उठाओ एक्स्ट्रा और करो, तो और अच्छे से प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। और एक चीज, वो जो क्वांटम कंप्यूटिंग में वो गेट डीए के थ्रू भी होता है, मतलब मैंने देखा है वो आईआईटी जोधपुर में शायद होता है क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसे रिलेटेड, मतलब जो थोड़ा स्कोर काम भी आया तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग में शायद होता है, तो सिर्फ मैंने देखा है आईआईएससी में होता है, वो तो नहीं मिलेगा गेट डीए के थ्रू, और शायद आईआईटी जोधपुर में मिलता है, तो और कोई इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ है जो क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसा कुछ करता है एमटेक, और वहाँ पे कैसा है, मतलब नहीं मिल रहा है थोड़ा वो वाला। क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह आई थिंक न्यूली स्टार्ट ही हो रहा है, तो बहुत रेयर ही होगा किसी कॉलेजेस में होगा। स्टार्ट ही हो रहा है अभी, तो बहुत कम ही है। मुझे भी इसमें कुछ खास आइडिया नहीं है कौन कौन से कॉलेज में मिल रहा है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्योंकि मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग का ज़्यादा रिसर्च नहीं किया कॉलेजेस के बारे में, तो उतना आइडिया नहीं है। बट कम ही है, अभी स्टार्ट ही हो रहा है ये सब चीज़ तो कॉलेजेस में। थैंक यू भैया। या नो प्रॉब्लम।
Anybody has any question? Okay. One more thing is there. We have launched scholarship-based packages like आप अगर ऑल इंडिया रैंक आपका 1 से लेके 10,000 तक है CSDA में, तो आपको CS&AI पे बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा, बहुत अच्छा हैवी डिस्काउंट मिलेगा अप टू 100%. इट डिपेंड्स ऑन योर ऑल इंडिया रैंक. सो उसके लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सअप अस ऑन आर व्हाट्सअप नंबर, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं CS&AI पे 8529939058. वहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर आपका 10,000 के अंडर ऑल इंडिया रैंक है तो वहाँ पे आप रिजल्ट अपलोड करो और उसके बाद आपको हमारी टीम बताएगी कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा कंप्लीट कोर्स पे. सो आप अवेल कर सकते हैं. आज आज से ही हमने शुरू किया है. सो यू कैन टेक एनरोल फॉर द कोर्सेज एंड हर एंड या एंड गेट स्कोर इस साल के ही होने चाहिए 2026 के. 26 या 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये एलिजिबल है. और आप हर संडे को हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जूम मीटिंग लिंक के लिए. अगर आप तक मैसेज नहीं पहुंचता है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वेबिनार सेशन का, तो आप डायरेक्टली 4 बजे के आसपास जूम लिंक हमसे मांग सकते हैं. यूजुअली हम 4 to 5 PM के बीच बीच में ही हमेशा वेबिनार सेशन रखते हैं, ये AMA सेशन. सो आई थिंक नाउ वी हैव टू एंड द मीटिंग. स्टिल एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? Okay. So thank you so much, Sonu, and let's end the meeting. Yeah.